हेलो दोस्तों। आज हम चार्टर एक्ट 1833 और 1853 को समझेंगे कि यह क्या था। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि सेंट्रलाइजेशन की कोशिश कर रही थी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि उस समय जो ब्रिटिश प्रोविंस थे जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, इनसे पावर छीन के और अपने पास रखा जा रहा था, यानी सेंटर अपने पास रख रही थी पावर। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो इसमें पहला प्रोविज़न क्या था? तो पहला प्रोविज़न जो था वो डेजिग्नेशन से रिलेटेड था, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था इस समय पे, उसका डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ इसे सिविल और मिलिट्री पावर दोनों दे दी गई। इसमें जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम था विलियम बेंटिक। इसमें दूसरा प्रोविज़न क्या था? तो दूसरा प्रोविज़न था कि जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रोविंस था, तो उसकी लेजिस्लेटिव पावर, यानी उसकी कानून बनाने की जो क्षमता थी, कानून बनाने का जो उसका फंक्शन था, उसे छीन के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। और इसके साथ ही इसमें यह कहा गया कि इससे पहले जो भी एक्ट थे, इसके थ्रू जो कानून बनाया गया था उसे हम रेगुलेशन कहेंगे। और इस एक्ट के थ्रू, यानी चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू या उसके बाद जो भी कानून बनाया जाएगा उसे हम एक्ट कहेंगे। इसका तीसरा प्रोविज़न क्या था? तो इसका तीसरा प्रोविज़न था कि जो इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रूल कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने दोनों काम देख रही थी। एक तो भारत में शासन व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह या कानून बना रही थी, और दूसरा वो अपना कॉमर्शियल फंक्शन देख रही थी, यानी बिजनेस वगैरह करना। तो उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल फंक्शन था उसे बंद कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया। और यह कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब टोटल जो है वो गवर्निंग फंक्शन देखेगी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, कैसे रूल करना है। इसमें चौथा प्रोविज़न क्या था? तो चौथा प्रोविज़न था इसमें कि सिविल सर्वेंट से रिलेटेड था। तो इस समय क्या होता था कि इंडियंस को अलाउ नहीं था सिविल सर्वेंट्स में, या सिविल सर्वेंट बनने का उन्हें अधिकार नहीं था। तो इसमें ये बात रखी गई कि हम इंडियंस को अलाउ करेंगे, कि एक ओपन कंपटीशन होगा और इसमें इंडियंस भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो उन्हें रिक्रूट या भर्ती कर लिया जाएगा। लेकिन ये प्रोविज़न आ नहीं पाया क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका अपोज करा, और इस वजह से ओपन कंपटीशन जो था वो सिविल सर्वेंट्स के लिए उस प्रोविज़न को नहीं लाया गया। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग थे जो कंपनी को चलाने का जिम्मा जिनके हाथों में था। तो ये था चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। जो चार्टर एक्ट था वो हमेशा 20 साल के अंतराल पे या 20 साल के गैप पे लेके आया जा रहा था। जैसे कि हमने देखा चार्टर एक्ट 1813 था, 1833 था, 1853 था, 1793 था। तो ये सभी जो चार्टर एक्ट हैं वो 20 साल के गैप पे लेके आए जा रहे थे। तो अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के कुछ फीचर्स के बारे में। इसका जो पहला प्रोविज़न था वो था गवर्नर जनरल से रिलेटेड। तो इस समय तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दो काम होते थे। एक तो एग्जीक्यूटिव वाला काम जिसमें लॉ वगैरह को इम्प्लीमेंट करना है, और दूसरा लेजिस्लेटिव वाला काम। तो ये रियलाइज करा गया, या इसमें क्या करा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के दोनों कामों को अलग कर दिया गया, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब कानून वगैरह बनाने का काम अलग से एक बॉडी देखेगी। तो जो कानून बनाने का काम जिसे लेजिस्लेटिव फंक्शन सौंपा गया उसे कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 6 मेंबर्स रखे गए, 6 लोगों की टीम रखी गई। और ये इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, कि जैसे पार्लियामेंट में कानून बनता है कि पहले बिल लाया जाता है, फिर डिस्कस होता है और फिर कोई कानून आता है, वैसा ही सेम फंक्शन ये बॉडी करेगी। ये 6 लोगों की जो टीम है वो करेगी, और इसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इसका जो दूसरा फंक्शन था, जो दूसरा इसमें फीचर था चार्टर एक्ट 1853 में, वो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड था। हमने देखा कि चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सर्वेंट्स में इंडियंस को नहीं रिक्रूट करा जाता था, लेकिन इसमें क्या करा गया, इसमें यह कहा गया कि अब इंडियंस भी रिक्रूट होंगे, यानी एक ओपन कंपटीशन होगा, और अगर जो भी इस कंपटीशन को पास करता है जो भी इंडियन, तो उसे रिक्रूट करा जाएगा। और एक मैकेले कमेटी भी बनाई गई जो कि सिविल सर्वेंट से रिलेटेड थी।
इसमें जो तीसरा फंक्शन था वो था कंपनी से रिलेटेड। तो इसमें ये कहा गया कि अब तक क्या हो रहा था कि अब तक कोई भी कानून जो बन रहा था तो उसमें ये बता दिया जा रहा था कि ये 20 सालों तक कंपनी रूल करेगी, या कंपनी इतने, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड रख दिया जा रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कितने सालों तक रूल करेगी। लेकिन इस एक्ट में क्या करा गया कि इनमें टाइम पीरियड नहीं बताया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग पावर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर था, वो कभी भी खत्म करा जा सकता था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। जो इसका फोर्थ प्रोविजन था वो था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे कानून बनाने का जिम्मा दिया गया था, उससे रिलेटेड था। तो उसमें क्या करा गया कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था, यानी लोकल लोगों का जो रिप्रेजेंट करना था, उसमें दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये कैसे हुआ, तो इसमें ये कहा गया कि जो 6 मेंबर्स थे, इसमें 6 में से 4 मेंबर्स जो होंगे वो लोकल जो प्रोविंस है उसके द्वारा चुने जाएंगे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये चारों प्रोविंस हैं, ये एक एक अपने कैंडिडेट्स जो है वो भेजेगी, एक एक मेंबर भेजेगी, और वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये था चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। थैंक यू।